तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सुपर नेचुरल थ्रिलर सीरीज जिसका नाम है मारीगल्लू। और इस सीरीज का माहौल बिल्कुल कांतारा जैसा है। ऐसा लगता है कि जैसे हम कांतारा यूनिवर्स की ही कोई कहानी देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ जिससे कि आप कहानी से इजीली कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर हमें कदम राजवंश के बारे में बताया जाता है जिन्हें कांतारा चैप्टर 1 में भी दिखाया गया था। तो नॉर्थ कर्नाटका पर इनका शासन हुआ करता था। बनबासी इनकी राजधानी थी। अब बनबासी से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर सिरसी के पास एक गांव है मारीगल्लू। इसी गांव की कहानी है और कहानी है 90 के दशक की। अब यहाँ सिरसी में होली से पहले एक फोक डांस होता है जिसे बेदार वेशा बोलते हैं। इसमें परफॉर्मर फेस पर डरावना सा मेकअप करते हैं, चटकदार रंग के कपड़े पहनते हैं जिन्हें खूब सारे मोर पंख से सजाया जाता है। ये डांस बुराई को डराकर भगाने का प्रतीक है। बहुत ही हाई एनर्जी के साथ इस डांस को परफॉर्म किया जाता है जिसे देखने के लिए बहुत भीड़ लगती है। पूरे सिरसी के अंदर अलग अलग एरिया से एक परफॉर्मर निकलता है। तो यहाँ पर एक तरह का कंपटीशन भी होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके गांव के पास ही एक घना जंगल है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कहीं तो कदम वंश का खजाना छुपा हुआ है जिसकी रक्षा एक देवी करती है, मारी देवी। कहते हैं कि देवी ने कदम वंश के राजा को इस खजाने की रक्षा करने का वचन दिया था जिसे वो आज भी निभा रही हैं। यहाँ तक कि पूरा मारीगल्लू गांव भी देवी के संरक्षण में है। उन्हीं के नाम पर गांव का नाम मारीगल्लू है। देवी की पूजा यहाँ पर एक शिला के रूप में की जाती है। तो यहाँ तक आपको सब बातें समझ में आ चुकी होंगी और अब चलते हैं कहानी की तरफ। तो यहाँ पर हम गाँव के पुजारी को देखते हैं जो कि एक कहानी सुना रहे थे कि अनादिकाल से लोग कदम के खजाने को चोरी करने की कोशिश करते आए हैं अलग अलग तरीकों से। इसी तरह से एक बार कुछ लोग बेदार वेशा के परफॉर्मर बनकर चोरी करने आए और उन्हें खजाना मिल भी गया, लेकिन वो खजाने को लेकर बाहर नहीं जा पा रहे थे। वो हर बार घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जा रहे थे, मानो कि देवी की शक्तियां उन्हें भ्रमित कर रही हो, उन्हें बाहर जाने से रोक रही हो। एक पॉइंट पर तो चोरों की हिम्मत टूटने लगी, दिमाग काम करना बंद कर दे रहा था। लेकिन जो उनका सरदार था ना, उसमें अभी भी हिम्मत बाकी थी। वो फिर उन्हें लेकर भागता है, लेकिन भागते भागते अब वो गिर जाता है। खजाने वाला संदूक भी उससे गिर जाता है और सारा खजाना बिखर जाता है। फिर वो उन्हें समेटने में लग जाता है कि तभी घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है। लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता था कि इस खजाने की रक्षक कौन है। तभी वो सरदार जमीन पर देखा कि उसके पास दो पैरों के निशान बने थे जो कि चमक रहे थे। अब जो लड़का कहानी सुन रहा था, शिवराम, वो पूछता कि पुजारी जी, तो फिर उनका क्या हुआ फिर? तो पुजारी जी बताते हैं कि मारी देवी उस खजाने की रक्षक है और जो भी उस खजाने को चुराने की कोशिश करेगा, देवी उन्हें नहीं बख्शती। लो प्रसाद खाओ। अब सीन यहीं पर कट होता है। और उसके बाद हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम था मारी गौडा। गौडा यहाँ पर अपने सीनियर को बता रहा था कि उन्हें कदम डायनेस्टी के कुछ अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? बनबासी में, जो कि कदम डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी। अब बनवासी से 20 किलोमीटर दूर सिरसी के पास एक गांव का पता चला है जिसका नाम है मारीगल्लू। और कुछ रिसर्च से पता चला है कि मारीगल्लू के एक एरिया में कदम वंश का फोर्ट्रेस हुआ करता था। तो यानी कि यहाँ पर भी हमें उनके अवशेष मिल सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट बनता है जिसका नाम था मारीगल्लू प्रोजेक्ट, जिसमें ये लोग अब मारीगल्लू गांव जाकर कदम वंश से जुड़े अवशेषों को खोजेंगे। लेकिन फिलहाल गौडा अभी ये प्रोजेक्ट में काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में वो लगता है तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता और अभी फिलहाल उसको अपनी बेटी की शादी करनी है। इसलिए वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना नहीं चाह रहा था और ट्रांसफर मांग रहा था। लेकिन उसका सीनियर मना कर दिया कि तुमने अब इतना काम किया है तो पहले प्रोजेक्ट पूरा करो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ट्रांसफर चाहिए तो उसके लिए उसे लोकल एमएलए से बात करनी पड़ेगी। गौड़ा कहता है ठीक है सर, यही करता हूँ। दूसरी तरफ गांव में बेदार वैसा डांस की तैयारी शुरू हो गई थी। वर्धा, जो इसे परफॉर्म करने वाला था, वो डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके दोस्त शिवराम और विठल ड्रेस में लगाने के लिए मोरपंख इकट्ठा कर रहे थे। अब वर्धा तो पूरे जोश में नाच रहा था। उसे देखकर उसका दोस्त दया कहता है कि भाई देखना, इस साल का बेदार वेशा कंपटीशन हम ही जीतेंगे। वर्धा कहता है कि सिर्फ जीतेंगे ही नहीं, बल्कि अपने मालिक की शान को और ऊंचा कर देंगे। दया कहता है अरे वर्धा, तू कब तक अपने मालिक की गुलामी करता रहेगा? उसकी छाया से निकलकर काम करना सीख। उस पर कब तक निर्भर रहेगा तू? आत्मसम्मान है कि नहीं तेरे में? तो वर्धा कहता है कि आत्मसम्मान से पेट नहीं भरता मित्र, मेरे लिए तो मेरे मालिक भगवान से कम नहीं है। अब इससे हम ये जान पाए कि वर्धा अपने मालिक के प्रति काफी वफादार था। अब अगले दिन वो सब पत्थरों के ऊपर बैठकर बातें बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर अचानक गोली चल जाती है, धाएं। और चलाई थी वहां के नए फॉरेस्ट ऑफिसर ने। अब बाकी तीनों तो बहुत डर जाते हैं, ऑफिसर के पैरों में गिर जाते हैं, सर में छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन वर्धा बिना डरे सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अकड़ के बोलता है ओ साहब, क्या किया है हमने? हम पर गोली क्यों चला रहे हो? हम कोई जानवर है क्या? जिस पर ऑफिसर बोलता है कि ये जो तुम्हारे पास मोर पंख हैं, कहाँ से मिले तुम्हें?
कितने मोर को मारा है तुमने? इस पर वर्दा हंस देता है, अरे हमने किसी को नहीं मारा है साहब, ये सारे पंख हमने जमीन से उठाए हैं, चुन चुन के इकट्ठा किए हैं। लेकिन ऑफिसर नहीं मान रहा था, कहता है कि तुमने मोरों को मार के पंख इकट्ठा किए। वर्दा कहता है सर आप बिना सबूत कैसे हम पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते, पता नहीं आपको कि हम किसके लिए काम करते हैं। आग क्या दिखा रहे हो साहब, हम डरते नहीं आपसे। यहीं पर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ऑफिसर सबको अरेस्ट कर लिया था और दया इसमें वर्दा पर गुस्सा कर रहा था, उसकी गलती बता रहा था कि सब तेरी वजह से हुआ है और बन ले हीरो। वर्दा कहता है कि अरे तू चिंता क्यों करता है, मालिक है ना। रही बात विट्ठल की, तो वो ऑफिस की छत पर देखकर खुश हो रहा था। शिवराम से कहता है कि यार देख कितनी बढ़िया छत बनी हुई है, एक दिन मैं भी अपने घर की छत ऐसी बनवाऊंगा। असल में विट्ठल बहुत गरीब है और झोपड़ी में रहता है, तो ये उसका एक सपना है कि एक अच्छा सा घर बनाना। लेकिन शिवराम उसको बोल देता है कि बावला हो गया है क्या, कुछ भी सपने देख रहा है। फिर वो कांस्टेबल से बोलता है कि सर वो टाइम क्या हुआ है। वो बताता है कि 4:30। तो ये बोलता है सर हमारे चाय नाश्ते का टाइम हो गया है, चाय नमकीन मिलेगी क्या। हवलदार तुरंत ऑफिसर को बताता है कि सर ये लोग चाय मांग रहे हैं, देखिए। शिवराम कहता है कि सर अभी हम मालिक के पास होते तो इस टाइम तक हमें नाश्ता मिल जाता। तो ऑफिसर भड़क गया, दो तुम्हें नाश्ता पानी अभी, और गाली भी देता है। तभी ऑफिस के सामने एक व्हाइट कार आकर रुकती है। वर्दा कहता है कि भाई रुक जा, वो देख मालिक आ गए। और इनका जो मालिक था वो गांव का मुखिया था और बड़ा जमींदार भी, उसका नाम था अशोक शर्मा। वो पान खाता हुआ आता है और ऑफिसर को दिखाकर उसके जूते पर ही पीक थूक देता है और अंदर आते हुए कहता है कि क्या हुआ लड़को, क्या गलती होगी तुमसे। वो कहते हैं कि मालिक हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस बेदार वेशा के लिए मोर पंख इकट्ठा कर रहे थे और ये हम पर मोर मारने का इल्जाम लगाकर उठा लाया और जेल में डालने की धमकी दे रहा है। तो ऑफिसर कहता है कि सर वो रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं इसलिए थोड़ा। लेकिन अशोक उसकी सब बातों को काट देता है और चारों को छुड़ाकर वहां से ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में देवी की पूजा हो रही थी, जिसे वहां के मुख्य पुजारी करते हैं। मालाओं के साथ वो शिला के सामने पूजा करते हैं और फिर वो माला वो दूसरे पुजारी के गले में पहना देते हैं। जिसके बाद वो पुजारी कांपने लगता है और जोर से चिल्लाता है, उस पर देवी आ जाती है। फिर वो मुख्य पुजारी उस दूसरे पुजारी से बात करता है, मतलब देवी से, कि हे देवी, गांव की रक्षा के लिए आपके लिए हमने ये पूजा करवाई है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप गांव को सभी तरह की मुसीबतों से बचाएं। देवी कहती कि मैंने तुम्हारी पूजा और भेंट स्वीकार की है, मैं इस गांव की रक्षा करूंगी। और जोर से चिल्लाती हैं और उस आदमी की बॉडी को छोड़ देती है। अब ये सब पूजा से लौट रहे थे कि तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी अशोक को बताता है कि गांव में कुछ लोगों को देखा है, वो लोग वहां पर खुदाई करवा रहे हैं। तो अशोक तुरंत अपने लोगों के साथ वहां पर देखने जाता है और यहाँ पर गौड़ा अपनी टीम के साथ इंस्क्रिप्शन पर इंस्क्रिप्शन निकाला जा रहा था। तभी वो सब आते हैं और सबसे आगे वर्दा कूद जाता है, लड़ने लगता है, ए कौन हो तुम लोग, हमारी शिलाओं को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तो गौड़ा कहता है कि तुम लोग कौन हो। अशोक कहता है कि मैं इस गांव का मालिक हूँ, कदमों का वंशज अशोक शर्मा। ये गांव मेरा है, यहाँ की रोड भी मेरी है, यहाँ की हवा भी मेरी है, जो तुम सांस ले रहे हो ना वो भी मेरी है। गौड़ा कहता है लेकिन अब तुम्हारा राज नहीं चल रहा, समझे, अब राज सरकार का है और हम सरकार की तरफ से आए हैं, हमारे पास परमिशन है यहाँ पर खुदाई करने की, तो हमें तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। जिस पर वर्दा भड़क गया, ये कैसे बात कर रहा है मालिक से, अभी ठीक करता हूँ तुझे। अब वो आगे आया तो गौड़ा उसे झापड़ मार दिया। बीच में दया आया तो वो भी झापड़ खाया। अशोक कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी पर हाथ उठाने की। तभी दया के पिता वहां पर आ गए और उसको ही डांटे, क्या हो रहा है, ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो। जिस पर गौड़ा उन्हें सब बताता है और परमिशन लेटर भी दिखाता है। फिर दया के डैड उसे पढ़ते हैं, लेकिन अशोक कहता है कि ये इंस्क्रिप्शन उसके पूर्वजों का है, तो ये सब मेरा है। लेकिन दया के पिता फिर सबको समझाते हैं कि आप इन लोगों से मत उलझिए, ये सरकारी लोग हैं, फिर पुलिस वुलिस बुला लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। फिर अशोक चुपचाप अपने लड़कों के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन दया के डैड जाते जाते गौड़ा को वार्निंग देकर जाते हैं, यहाँ पर संभल के काम करिएगा आप, यहाँ का पूरा एरिया हमारी देवी के संरक्षण में है, वो यहाँ की रक्षक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सरकारी आदमी हो या कौन हो। लेकिन गौड़ा उसकी बात को सीरियस नहीं लेता, उसे लगता है कि देवी के नाम से डरा रहा है। लेकिन उसे भी कौन सा यहाँ पर रुकना था, उसे तो ट्रांसफर चाहिए था। तो वो एमएलए से जाकर मिलता है और ट्रांसफर के लिए उसको घूस देना पड़ता है। तब एमएलए कहता है ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद हम अशोक को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसके पास पहले से कदम डायनेस्टी के कुछ शिलालेख मौजूद थे, जिन्हें वो लंबे टाइम से ढूंढ ढूंढ कर जमा कर रहा था। उन्हीं में से एक को वर्धा के पिता साफ कर रहे थे और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या है। उनके लिए बस वो एक अलग सा पत्थर था। उसे साफ करते करते वो बताते हैं कि मालिक ऐसा ही पत्थर मुझे कुछ दिनों पहले एक नदी में मिला था, एक आदमी ने मुझे इसके बदले में 50 रुपए दिए थे। ये सुनते अशोक के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है अच्छा इस बार अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिले ना तो उसे सीधा मेरे पास लाना, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। असल में अशोक कदम के खजाने को पाना चाहता था, जिनका पता है इन इंस्क्रिप्शन से चल सकता था, इसीलिए वो इन्हें इकट्ठा कर रहा था और डिकोड करने में लगा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्दा के घर उसकी बहन को लड़के वाले देखने आते हैं और उन्होंने लड़की पसंद भी कर ली थी। फिर वर्दा अपनी बहन से पूछने जाता है कि तुम्हें लड़का पसंद है, तो वो तो बस शर्मा के मुस्कुरा देती है। ये समझ गया कि इसकी हाँ है। फिर ये जाकर बताती है कि जी हमारी लड़की को भी आपका लड़का पसंद है। लेकिन अब लड़के का पिता क्या बोलता है,
कि भाई हमारे लड़के की सरकारी नौकरी है, तो हमारी कुछ डिमांड है। वो दहेज में 10 तोला सोना मांग रहा था, लेकिन फिर बाद में खुद ही कम कर लेता है कि चलो 6 तोला दे दो। लेकिन इनके लिए ये भी बहुत ज़्यादा था। उनकी बातें सुनते ही वर्धा की बहन शादी के लिए मना करने लगती है। वर्धा कहता है लेकिन बहन तुझे तो लड़का पसंद है ना? वो कहती है हाँ भैया, लेकिन उनके पिता बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। वर्धा कहता है बहन तू उसकी चिंता मत कर, वो मैं देख लूंगा, क्योंकि इससे तो अपने मालिक पर कॉन्फिडेंस था। फिर वो दया के साथ मालिक के घर जाने लगता है, लेकिन दया को अभी भी कुछ नहीं बताया था। तो वो पूछता है कि भाई क्या बात है, कुछ परेशान सा लग रहा है। वर्धा बताता है कि यार बहन की शादी करनी है, पैसे नहीं है। लेकिन दया कहता है कि भाई तो मेरे पास कुछ जमीन पड़ी है, वो बेच देता हूँ, उससे हो जाएगा। वर्धा कहता है रुक जा भाई, ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी मालिक है ना, वो करेंगे मदद। फिर यहाँ से दया अपनी जीएफ पुनिया से मिलने जाता है और वर्धा अशोक के घर जाता है। तो पता चला कि वो गिर गया था, उसके पैर में चोट आ गई थी। तो वो उसकी मालिश वालिश करने लगता है। फिर बातों बातों में वर्धा अपनी बहन की शादी वाली बात करता है। मालिक पूछता है ठीक है तो कितने पैसे लगेंगे? वर्धा कहता है कि बस मालिक आप 2 लाख का लोन दे दीजिए। लेकिन 2 लाख सुन के वो इग्नोर मार दिया। वर्धा से बोला कि जाओ वो उधर तेल रखा है वो लेकर आओ। फिर वर्धा वो तेल लेकर आता है, उससे मालिश करता है और फिर दोबारा पैसों की बात करता है। तो अशोक अब क्या बोलता है कि पता है हम इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपनी औकात से ज़्यादा की चाह रखना। अगर इंसान ऐसा ना करे तो फिर कोई समस्या ही नहीं होगी। मतलब इनडायरेक्टली वो बोल दिया कि वो पैसे नहीं देगा, और ये भी बता दिया कि वर्धा की इतनी औकात नहीं कि वो अपनी बहन की शादी में इतना पैसा लगाए। अब इससे वर्धा को तो बहुत खराब लगा कि इतने सालों की वफादारी का उसे ये सिला मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में वो जो बूढ़े दद्दू थे वो बच्चों को कहानी सुना रहे थे। कहते हैं कि 300 साल पुरानी कहानी है, जब सभी अमीर लोग घमंड में चूर रहते थे और गरीबों को दबाते थे। उनकी परेशानी सुनने वाला तब कोई नहीं था। और तब इस पहाड़ी पर आया गरीबों का दोस्त और मसीहा बेदार बोम्मा। वो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। गरीब अब बहुत खुश रहने लगे और अमीरों का घमंड मिट्टी में मिल गया। अब वहीं पर वर्धा बेदार वेशा के लिए तैयार हो रहा था और कहानी सुन रहा था, जिससे कि वो इतना इंस्पायर हो गया कि खुद को ही बेदार बोम्मा समझने लगा और अपने मालिक अशोक के घर चोरी करने चला गया। लेकिन जैसे ही चेहरा छुपाकर चोरों की तरह घर में घुसा, उसकी पत्नी उसको देख ली और डर गई कि चोर घुस गया घर में। फिर तुरंत जाकर अशोक को उठा दी और इशारे से बताया कि घर में कोई घुस गया है। इधर वर्धा ढूंढ रहा था कि पैसे वैसे कहाँ रखे हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। तभी इसी दौरान उसे वहां पर एक शिलालेख मिलती है। वो उसे देखने लगता है। इतने में अशोक बंदूक लेकर वहीं आ रहा था, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचा वर्धा जा चुका था और वो शिलालेख गायब थी, जिसे वर्धा चुरा ले गया था। दूसरी तरफ हम गौड़ा को देखते हैं। वो अपनी पत्नी को चिट्ठी लिख रहा था कि मैंने ट्रांसफर के लिए जुगाड़ लगाया हुआ है, उम्मीद है कि काम जल्दी हो जाएगा और फिर मैं आकर बेटा की शादी करवाऊंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। फिर ये दरवाजा खोला, देखा वर्धा है, तो तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और पैनिक करने लगा, चिल्लाने लगा कि अरे ये लोग मुझे मारने आ गए, मेरी गन कहाँ है? वर्धा खिड़की पर आकर बोलता कि अरे सर शांत हो जाइए, मैं तो आपसे माफी मांगने आया हूँ और ये आपके लिए मटन लाया हूँ। तब गौड़ा शांत हो गया और उसे अंदर ले लिया। मटन खाकर वो खुश हो गया, साथ साथ पीने भी लगता है। और यही तो वर्धा का प्लान था, वो उसको खिला पिलाकर सेट कर दिया था। गौड़ा बिल्कुल नशे में था और इसी का फायदा उठाकर वो उससे उस शिलालेख का ट्रांसलेशन करवा लेता है, क्योंकि उसे तो कई प्राचीन भाषाएं आती थी। और उसमें लिखा था कि कदम साम्राज्य का खजाना पास के जंगल मारी गुड्डी में कई दफन है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह वही पुजारी अपने घर पर एक बकरी बांध रहा था। तभी उसका बेटा आकर पैसे मांगने लगता है, लेकिन उसके पिता बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है, जब देखो पैसे मांगते रहते हो, मैंने कोई पैसों का पेड़ लगा रखा है, कुछ करते धरते तो हो नहीं, बस आवारागर्दी करते रहते हो। चलो पूजा की तैयारी करो, होली आ रही है। तो वो कहता कि ये आपकी पूजा वूजा के लिए कॉलेज से पढ़ाई नहीं की है मैंने, मुझे आपकी तरह नहीं जीना है, मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। जिस पर उसके पिता भड़क गए, दौड़ के घर चाटा मार दिए खींच के कि नालायक, ये पूजा हमारे परिवार की परंपरा है, हमारा कर्तव्य है, अगर तुझे ये सब छोड़ के जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो बेटा क्या बोलता है कि मैं ये सब नहीं मानता, मैं आपकी तरह नहीं जीऊंगा, आप भी सुन लो, और गुस्सा होकर चला गया। दूसरी तरफ हम वर्धा को देखते हैं जो रोज की तरह अपने काम पर जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ तो प्लानिंग कर रहा था खजाना पाने के लिए। और इधर एक तरफ गौड़ा एक लेक के पास खुदाई करवा रहा था, जहां पर अभी उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, बस एक पुरानी घंटी मिलती है। तभी इसी दौरान विट्ठल वहां से साइकिल लेकर गुजर रहा था और पता नहीं उसका ध्यान कहाँ था, वो गौड़ से टकराने वाला था और फिर उसको बचाते हुए हड़बड़ी में साइकिल उसके हाथ से छूट गई और वो जाकर गिरी पानी में। फिर ये उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी साइकिल निकलवा दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो ये उसकी साइकिल निकलवा दिए। लेकिन इसी दौरान वो लोग बताए कि सर नीचे पानी में कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं। बस फिर क्या था, गौड़ा फिर उनको निकलवाया और देखा, जिससे कि उसे कल रात की बात याद आने लगी जब वो नशे में था और उसने इंस्क्रिप्शन में खजाने के बारे में पढ़ा था जो कि वर्धा लाया था। अब इसके बाद वो सीधा वर्धा को अपने ऑफिस में बुलाता है, उससे बात करता है, कहता है कि मुझे सब याद है, वो शिलालेख, वो खजाने वाली बात, जिससे कि वर्धा परेशान हो जाता है कि अब खजाना उसके हाथ से निकल जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा।
लेकिन गौड़ा बोलता कि सुन, मैं भी ये ईमानदारी का काम करके थक चुका हूँ, तो क्या बोलता है, साथ में काम करेगा। अब वर्दा के पास कोई चॉइस तो थी नहीं, उसे तो बस कैसे भी करके अपनी बहन की शादी करवानी थी, तो एग्री हो गया। फिर गौड़ा उसे बताता है कि आज उसे एक दूसरा शिलालेख मिला है और इसमें उस खजाने की प्रॉपर लोकेशन लिखी हुई है। मैं तुझे वो पढ़कर सुनाऊंगा और तुम मुझे बताओगे कि वो जगह कहाँ पर है। फिर वो उसे पढ़ता है कि मारी गुड्डी के पर्वत पर एक छोटी सी पहाड़ी है, उसे लगकर एक खादी झील है, उसके किनारे एक कदम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वो खजाना गड़ा है। वर्दा सुनते ही कहता है कि सर मैं समझ गया, वो जगह कहाँ पर है। सर मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि मारी गुड्डी के जंगल में खजाना है, आज यकीन हो गया, चलिए चलते हैं। गौड़ा कहता है अरे भाई रुक जा, ऐसे नहीं होगा, वो इतने बड़े राजा का खजाना है, सोचो कितना होगा, हम 2 लोग काफी नहीं है और लोग लगेंगे। वर्दा पूछता है कि सर कितने लोग चाहिए आपको। वो कहता है कि 3-4, लेकिन भरोसे के आदमी होने चाहिए। देखो खजाना मिला तो आधा तुम्हारा, आधा मेरा। वर्दा पूछता है और सर मेरे लोगों का क्या, जिस पर वो उसे एक पैसे की गड्डी निकाल कर देता है कि ये लो, ये उनके लिए, और ध्यान रहे खजाने के बारे में उन्हें पता नहीं लगना चाहिए। फिर गौड़ा तो सब सरकारी वर्कर्स को होली की छुट्टी देकर घर भेज देता है और वर्दा जाकर अपने दोस्तों को बताता है कि भाई मैंने तुम लोगों की सरकारी नौकरी लगवा दी है, अब तुम्हें गौड़ा सर के लिए काम करना है, और एडवांस में पैसे भी पकड़ा देता है। लेकिन दया काम करने से मना कर देता है, जबकि शिवराम और विट्ठल तो बहुत खुश होते हैं। और विट्ठल तो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि सब में गा देता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, और अशोक को भी बता देता है कि मालिक मेरी सरकारी नौकरी लग गई, और एडवांस भी दिखाता है जिसे कि वो उसे ही दे देता है, क्योंकि वो उससे कर्जा ले रखा था पहले। कहता है बाकी का जब तनख्वाह आएगी तब दे दूंगा। लेकिन अशोक को तो बहुत हैरानी होती है, उसे यकीन ही नहीं होता। कहता है कि क्या मजाक है, सरकारी नौकरी, वो भी तुम्हारी। विठल कहता है कि मालिक ये कोई मजाक नहीं है, सच है, हमारे दोस्त फरदा ने हमें पुरातत्व विभाग में नौकरी दिलवा दी है, तो अब से हम आपके यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है मालिक, चलता हूँ। ये सुनकर तो अशोक की फूक जाती है और उसे कुछ अजीब ही लगता है कि साला चल क्या रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिवराम और विठल प्रॉपर शर्ट पैंट पहन के जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन वर्धा उन्हें देखकर ऐसे कहता है कि ये सब क्या है, ये क्या पहन लिया तुमने। विठल कहता है अरे भाई अफसर है हम लोग, तो ऐसे ही कपड़े पहनेंगे ना। तभी गौड़ा कर दिखा रहे ये ऐसे क्यों तैयार होकर आए हैं। वो वर्दा की तरफ देखता है कि ये क्या है, जिस पर वर्दा फावड़ा वगैरह उठाकर उनको पकड़ा दिया, लो भाई पकड़ो और काम पे चलो। विठल देखा अबे ये क्या फावड़ा वड़ा दे रहा है हमको, मतलब यहाँ भी हमें मजदूरी वाला काम करना है। इनको पता ही नहीं था और ये बताया भी नहीं था अब तक कि काम क्या है, ये सोचे कि अफसर वाला काम मिला है। खैर अब ये सब मारी गुड्डी की तरफ जाने लगते हैं, मतलब वो जंगल। अब रास्ते में वो लोग गौड़ा को यहाँ की हिस्ट्री वगैरह के बारे में बता रहे थे। फिर वो उसे देवी का मंदिर भी दिखाते हैं, देवी के दर्शन करवाते हैं। इसके बाद वो लोग आगे जाते हैं तो रास्ते में फॉरेस्ट ऑफिसर मिलता है। उसे देखते ही ये लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो गौड़ा कहता है कि अरे तुम लोग डरो मत, रुको मैं बात करता हूँ। फिर वो बोला कि ऑफिसर ये लोग मेरे साथ हैं, मेरे सारे लोग तो होली की छुट्टी पर चले गए हैं और उनके बदले मैंने इन लोगों को काम पर रख लिया है। फिर वो उससे खाड़ी झील के बारे में पूछता है। ऑफिसर कहता है कि मुझे तो नहीं पता, मेरी तो अभी हाल ही में पोस्टिंग हुई है। फिर वो चला गया। उसके बाद विठल कहता है कि सर आप उससे क्यों पूछ रहे थे, हमसे पूछिए, हमें सब पता है। लेकिन सर आपको सच में वहां पर जाना है। सर वो जगह ठीक नहीं है, वहां पर कुछ अजीब है। लेकिन उसे तो जाना था, तो वो सब उसको ले जाते हैं और वो जगह जंगल के बिल्कुल बीच में थी। फिर गौड़ा मेटल डिटेक्टर निकालता है और खजाने की खोज में लग जाता है कि तभी पूरे जंगल में अजीब और डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। वो सब डर जाते हैं कि ये कैसी आवाज है। चिड़िया विड़िया भी घबरा कर उड़ने लगती है। विठल कहता है कि सर मैंने कहा था ना ये जगह अजीब है, कहीं ये मारी देवी तो नहीं, लगता है देवी क्रोधित हो गई हैं, चलिए सर चलते हैं यहाँ से। तभी गौड़ा को भी अजीब सा होने लगता है और फिर वो सब देखे कि उसकी नाक से खून निकल रहा था। फिर वो सब तुरंत वहां से निकल जाते हैं। घोड़ा थोड़ा नाक से खून वून पोंछता है, पानी वानी पीता है, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करता है, तो अब वो ठीक था और दोबारा चलने के लिए कह रहा था। लेकिन अब वो दोनों मना कर देते हैं, नहीं साहब हम वहां दोबारा नहीं जाएंगे। तो वर्धा उन्हें समझाता है कि अरे तुम लोग भी ना, ये कोई देवी का प्रकोप नहीं है, गर्मी से भी नाक से खून आ जाता है, और वैसे भी काम तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जो एडवांस लिया है उसे लौटाना पड़ेगा। और यहीं पर ये लोग फंस गए, क्योंकि पैसे तो ये खत्म कर दिए थे, दोनों ही वो पैसे से अपनी पुरानी उधारी चुका दिए थे, तो अब ना चाहते हुए भी उन्हें ये काम करना ही पड़ता। दूसरी तरफ हम दया को देखते हैं। अभी वो अपनी जेब पुनिया के साथ था और वो उसे अपने विशेष बता रही थी कि लाइफ में एक बार बेंगलुरु घूमना है, प्लेन में बैठना है, कार में घूमना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। ये सुन दया इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ठीक है, समझो कि तुम्हारी विश पूरी हो गई। वो मेरे पास सरकारी जॉब का ऑफर आया था, मैं वो करूंगा। इसके बाद हम वर्ता को देखते हैं और वो तो सोच के बैठ गया था कि भाई अब तो बहुत सारे पैसे आएंगे। तो हिसाब लिख रहा था कि मालिक को इतने पैसे लौटाने हैं, बहन की शादी में इतने लगेंगे, उसमें इतने लगेंगे, ये सब बैठकर वो लिख रहा था। और उसकी बहन उसे देख रही थी कि भैया क्या कर रहे हैं। पूछती है तो ये बोला कि अरे शादी के बारे में सोच रहा हूँ कि हॉल कौन सा बढ़िया रहेगा वगैरह वगैरह। बहन कहती कि भैया पैसे अरेंज होने में दिक्कत हो रही है ना। अरे मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी। वर्धा बोलता है क्यों नहीं करनी।
अरे बहन, तेरी शादी मैं करवाऊंगा और ऐसे करवाऊंगा कि पूरा गांव देखने आएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो इंस्क्रिप्शन को ले जाकर एक जगह पर छुपा देता है और चला जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पिता वहीं पर मौजूद थे। वो उसे छुपाते हुए देख लिए और अशोक बोला था कि वैसा पत्थर मिले तो मुझे बताना, मैं 100 रुपए दूंगा। तो ये तुरंत जाकर अशोक को बता दिए कि मुझे वैसा ही पत्थर मिला है और अपने साथ लेकर आए, उसे दिखा दिए और ये भी बता दिए कि उनका बेटा यहाँ रख गया था। अशोक वो देखते ही पहचान गया कि ये तो वही शिलालेख है जो चोरी हो गया था। वो समझ गया कि मतलब वर्धा ही ये चोरी किया था। अब इससे खुश होकर वो उसके पिता को बोला कि 100 नहीं, तुम्हें पूरे 200 रुपए दूंगा। बताओ, मतलब वर्धा इतने बड़े खजाने को हासिल करने में लगा हुआ है और उसके पिता 100-200 के लिए सब गुड़गोड़ कर दे रहे हैं, वो भी बस क्वार्टर पीने के चक्कर में। बताओ। अब अशोक की तो समझ में आ गया था कि चल क्या रहा है। फिर वो सीधा वर्धा से बात करने जाता है और वो उसे रास्ते में मिल जाता है दया के साथ। फिर एक कार से उतर कर उसे इनडायरेक्टली चोर कहता है और ये भी बोलता था कि बेटा, तू और गौड़ा मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं ना, मुझे सब पता चल गया है। लेकिन कान खोलकर सुन ले, जो तुम ढूंढ रहे हो ना, वो मेरा है। फिर वो चला गया। लेकिन उसकी बातें सुनकर अब दया को शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, वर्धा को छुपा रहा है। फिर ये सब पूछता कि मालिक, वो सब क्या बोल रहे थे? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहा है, बता क्या बात है। तो फिर ये उसको सब बता दिया और सबको ही बता दिया। सबको खजाने के बारे में पता लग गया। तभी अचानक गौड़ा वहां पर आता है। तो वर्धा उसे बोलता है कि सर, असल में मुझे आपसे ही कुछ बात करनी थी। वो बोला कि हाँ बताओ क्या बात है। तो ये बताया कि सर, वो खजाने के बारे में आप सब जानते हैं। गौड़ा बोला, अरे इनको कैसे पता लग गया? तो ये बताया कि मैंने ही बता दिया। वो क्या है ना सर, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, आज तक एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाए, तो बता दिया मैंने। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपका हिस्सा कम नहीं होगा, आपको आधा हिस्सा ही मिलेगा। मैं अपना आधा हिस्सा इनमें बांट लूंगा। गौड़ा कहता है ठीक है भाई, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसके बाद वो सब रात में ही चल पड़े खजाना ढूंढने। मेटल डिटेक्टर निकालकर वहां पर चेक करने लगे, जो कि कुछ टाइम बाद ही सिग्नल देने लगा। फिर ये वहीं पर खुदाई करते हैं और वहां पर सच में एक बहुत बड़ा संदूक निकलता है और उसे खोले तो वो पूरा सोने के सिक्कों से भरा था। मुकुट वुकुट भी थे उसमें। तो आखिरकार उन्हें कदम का खजाना मिल गया था। वो लोग अभी खुशी हो रहे थे कि तभी कोई उन पर लाइट मारता है और ये था अशोक। कहता है, तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से खजाने पर हाथ साफ कर लोगे? मत भूलो, ये खजाना मेरे पूर्वजों का है, तो ये सब मेरा है, तुम लोगों का नहीं। चलो फूटो यहाँ से। गौड़ा कहता है, अरे अरे ऐसे कैसे? ये खजाना हमने ढूंढा है, हमने इसे खोद कर निकाला है। अशोक कहता है, ओ अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, मैं तुम लोगों को मजदूरी दे दूंगा, चुपचाप लो और निकलो यहाँ से। शिवराम कहता है, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? हम आपके मजदूर नहीं हैं अब, जो मजदूरी लेकर चले जाएंगे। इस खजाने पर हमारा भी हक है। अशोक कहता, क्या बोला तूने? हक? इस खजाने के लिए मेरे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है। तेरे पुरखों ने क्या किया बता? ये मिला भी है तो शिलालेख की वजह से, वो भी मेरे पुरखों ने लिखा था। घोड़ा कहता कि हाँ, तो डिकोड तो मैंने किया है उसको, तो फिर ये मेरा हुआ ना। तभी विट्ठल भड़क गया कि बस करो, ये कह रहा खजाना मेरा है, वो कह रहा खजाना मेरा है, तो मैं क्या इधर पंजीरी बांट रहा हूँ? मेरी साइकिल पानी में गिरी तब जाकर वो शिलालेख मिली, तो फिर इस हिसाब से तो खजाना मेरा हुआ। इससे घोड़ा भड़क गया। अरे वर्धा, ये कैसे बात कर रहा है तुम्हारा आदमी? वर्धा कहता है, सॉरी सर, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ये मेरा दोस्त थोड़ा अनपढ़ है। अब दया बोलता है कि सही तो कह रहा है वो, ये खजाना हमारा भी है और सिर्फ ये कहने से कि आपके बाप दादों का है, इससे आपका नहीं हो जाएगा ये। इस पर अशोक उसको थप्पड़ मार दिया। साले, इतनी औकात हो गई तेरी, ऐसे बात करेगा मुझसे? तो वरदान आकर उसे रोकता है और फिर पीछे ढकेल देता है। तो फिर वो गन उठा लेता है कि बस अब बहुत हो गया। वर्दा कहता है, ठीक है, चलाओ गोली, मार दो सबको और ले जाओ खजाना अकेले, अगर उठा सको तो। तब अशोक को समझ आया कि बात तो सही कह रहा है, ये किसी अकेले से तो नहीं उठेगा। फिर वो सब लड़ना छोड़कर इसे बराबर बराबर बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस फिर क्या था, इसके बाद वो लोग खजाना लेकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें घोड़ों की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज लगातार आ रही थी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा था। और फिर ऐसे सुनने में आता है कि जैसे कोई घुंघरू पहन के बहुत तेज भाग रहा हो। वो सब डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और संदूक को कंधे से उतारकर वहीं रखती है। और अब तो घुंघरू के साथ डरावनी आवाजें भी आ रही थी। वो लोग कहते हैं, जल्दी चलो यहाँ से। फिर वो संदूक उठाए और तुरंत वहां से निकलने लगे। लेकिन तभी अचानक वो लोग संदूक वहीं रख दिए, क्योंकि उनका कहना था कि संदूक अचानक बहुत भारी हो गया है। फिर वो तो उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। शिवराम कहता है कि ये मारी देवी की शक्ति है, हम उनके सामने कुछ नहीं है, वो इस खजाने के रक्षक हैं। अशोक कहता है कि तुम सब सही कह रहे हो, ये देवी कर रही हैं, वो इस खजाने के साथ आ गई हैं। बरदा कहता है कि मालिक अब क्या करें? तो अशोक कहता है कि देवी को खुश करने के लिए उन्हें बकरे की बलि देनी होगी, उसके बाद ही हम ये खजाना ले जा पाएंगे। लेकिन इस टाइम बकरा कहाँ से लाते? तो फिर यह तय होता है कि अभी संदूक यहीं गाड़ के छुपा देते हैं और फिर सुबह आकर वो बलि वाली रिचुअल करेंगे, देवी को खुश करके खजाना ले जाएंगे। फिर वो चले गए। अब ये तो इनको लगता है, लेकिन क्या सच में देवी बलि से खुश होकर इन्हें खजाना ले जाने देंगी? और जब ये लोग जा रहे थे तो इनके पीछे हम एक बैल को देख पाते हैं, जो कि कोई नॉर्मल बैल तो नहीं था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि सब सो रहे होते हैं
लेकिन दया और वर्धा जागे हुए थे, धीरे धीरे बातें कर रहे थे। दया कहता है यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमें इतना बड़ा खजाना मिल गया। वर्धा कहता है हाँ भाई मुझे तो नींद ही नहीं आई। तभी पीछे से विट्ठल उठ के आता है कि यार तुम दोनों अकेले अकेले में क्या प्लानिंग कर रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले लो, घर की छत बनवानी है भाई मुझे। दया कहता है चुप, सो जा। फिर वो लेट गया। फिर हम देखते हैं कि अशोक फेस पर रुमाल डाल के लेटा हुआ था और वो भी जाग रहा था। वो देख रहा था कि सब सो रहे हैं कि नहीं। और गौड़ा भी जाग रहा था, मतलब सारे ही जाग रहे थे, बस सोने की एक्टिंग कर रहे थे। फिर से पहुंच गए बकरी लेके। अशोक उसके साथ बलि वाला रिचुअल शुरू करता है और विट्ठल जमीन खोदने में लगा हुआ था। लेकिन फिर वो क्या पाया कि संदूक वहां पर नहीं था। शिवराम कहता है पक्का ये देवी ने किया है, भागो यहाँ से नहीं तो सब मरेंगे। अशोक कहता है बंद कर अपनी बकवास, मैं सब समझ गया हूँ, तुम में से ही किसी ने किया है ये। वर्धा कहता है क्या बकवास कर रहे हो आप, हम सब तो साथ में ही थे, तो हम में से किसने कर दिया। अब वहीं सामने ही पुजारी का घर था। तभी उसके घर की लाइट जलती है। वो उठ गया था और फिर बाहर निकलता है। तो ये सब तुरंत शांत होकर नीचे बैठ गए। फिर पुजारी तो चुपचाप टॉयलेट करके चल दिया और फिर ये सभी वहां से निकल गए। अब इसके बाद ये लोग यही सोच रहे थे कि खजाना देवी की शक्ति ने गायब किया या इनमें से कोई गायब कर दिया। तभी वर्दा दया पर इल्जाम लगाने लगता है, तूने किया है ना ये, मैंने तुझे देखा था, तू सुबह उठकर कहीं गया था। दया कहता है भाई तू मुझ पर शक कर रहा है। फिर सारे उसके पीछे पड़ गए, तू बता गया था कि नहीं गया था। फिर उसने माना कि हाँ मैं गया था। फिर वर्धा तुरंत उस पर कूद गया कि बता कहाँ छुपाया है खजाना तूने। बाकी सारे भी उस पर चढ़ गए कि तू तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। दया कहता है कि क्या हो गया तुम लोगों को, लालच ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अरे सोचो जरा, मैं अकेला सारा खजाना कैसे उठा लूंगा। अरे मैं पुनिया से मिलने गया था, माँ की कसम खाता हूँ मैंने कोई खजाना नहीं चुराया। मैंने तुम सब पर भरोसा किया लेकिन तुम लोगों ने मुझ पर नहीं किया, यही थी ना तुम लोगों की दोस्ती। वर्दा कहता कि भाई माफ कर दे हमें, हम लोग बहक गए थे जो तुझ पर शक किया। लेकिन फिर दया उसकी नहीं सुना और नाराज होकर चला गया। इसके बाद वर्दा दया के घर जाता है उसे मनाने के लिए, लेकिन दया अभी भी गुस्सा था। कहता है कि चले जाए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पुजारी सबको अपने घर बुलाते हैं और बताते हैं कि अनर्थ हो गया, देवी की भेंट चोरी हो गई। मतलब जो बकरा यहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए बांधा था वो चोरी हो गया था। अब वो बकरा तो यही लोग चुराए थे अपना रिचुअल करने के लिए और वो इनके पास नहीं था, वो भाग गया था। तो अशोक कहता है कि पुजारी जी आप परेशान मत होइए, हम कोई दूसरा बकरा ले आएंगे। लेकिन पुजारी जी कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, जो बकरा पहले चुना गया था उसी की बलि देनी होगी, नहीं तो देवी क्रोधित हो जाएंगी और अगर देवी क्रोधित हो गई तो गांव पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अशोक कहता है ठीक है पुजारी जी आप शांत हो जाइए, हम उसी बकरी को ढूंढ के लाएंगे। फिर सारे गांव वाले उस बकरी को ढूंढने में लग जाते हैं लेकिन वो बकरी किसी को नहीं मिलती। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दया रात के समय घर के बाहर बैठा था, अभी भी उसका मूड ऑफ था। तभी उसके पिता खाने के लिए पूछने आते हैं कि चल खाना खा ले। तभी जंगल से बहुत भयानक आवाज सुनाई देती है और दया का पिता का ये कहना था कि ये मारी देवी के रोने की आवाज है। फिर वो दया को लेकर तुरंत घर के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिए। अगली सुबह दया के पिता उसे ढूंढ रहे थे, कहते हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह। तभी वर्धा के पिता उन्हें मिलते हैं तो वो उनसे बातें करने लगते हैं और इसी दौरान वो लोग क्या देखे कि पेड़ पर दया की लाश लटकी हुई है। अब दया की मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। उसके पिता फूट फूट कर रो रहे थे, उसके दोस्तों का भी रो रो कर बुरा हाल था, खासकर वर्धा का। वो तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था जिसका उसे बहुत गिल्ट भी हो रहा था। शिवराम अलग परेशान था, वो देवी से डरा हुआ था, उसे देवी के श्राप से डर लग रहा था। कहता है कि यार वर्धा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मारी देवी सालों से उस खजाने की रक्षा कर रही थी, हमें उस खजाने को नहीं छूना चाहिए था। अब मारी देवी हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर रात में अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद घोड़ों की छन छन सुनाई देती है। तभी गांव में एक मिस्टीरियस बैल एंटर करता है जो कि घुंघरू पहने हुए था। वो छन छन की आवाज इससे आ रही थी। सब लोग बहुत डर जाते हैं कि बाहर मत देखो। सब तुरंत खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर अगले दिन अशोक के घर एक सभा बुलाई जाती है। कल रात जो हुआ था उसे पूरा गांव डरा हुआ था। पुजारी जी कहते हैं कि मारी इस गांव में आ चुकी है, वो बहुत गुस्से में है, अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। शिवराम कहता है कि नहीं पुजारी जी, वो मारी देवी नहीं थी, वो तो कोई बैल था जो घुंघरू पहन रखा था। तो पुजारी जी कहता है कि वो कोई साधारण बैल नहीं था, वो मारी देवी का बैल है, उसका हमारे गांव में आना अच्छा संकेत नहीं है। अशोक कहता है कि पुजारी जी आप समाधान बताइए, गांव को कैसे बचाए, देवी को कैसे शांत करें। फिर वो जो मुख्य पुजारी थे वो बताते हैं कि देखिए, बलि चोरी होने से देवी क्रोधित हुई हैं, अब देवी को शांत करने के लिए हमें एक महापूजा करनी होगी। अशोक कहता है ठीक है, पूजा के लिए आपको जो चाहिए सबकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, बस आप गांव को बचा लीजिए। बस फिर क्या था, रात के समय महापूजा होती है जिस दौरान वो दूसरा पुजारी पोजेस्ट हो जाता है। उसमें देवी आ जाती है और फिर वो मशाल हाथ में लेकर जोर से चिल्लाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। फिर बाकी सभी मशाले लेकर उनके पीछे भागते हैं। फिर देवी उसी गड्ढे के सामने जाकर रुकती है जहां से ये लोग खजाना खोदकर पहले निकाले थे।
देवी वहीं पर खड़ी होकर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। मतलब वो सबको बता रही थी कि वो बकरी चोरी होने से गुस्सा नहीं है, बल्कि इसलिए गुस्सा है क्योंकि खजाना चोरी हुआ है। और फिर वो वर्धा लोगों पर बहुत गुस्से से देखती है, और फिर उसके बाद वो अशोक की तरफ देखती है बहुत गुस्से से, लेकिन वो कुछ भी बोलती नहीं। उन्हें मौका देती है कि वो खुद से ये कबूल कर ले कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन वो लोग अभी भी कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। फिर देवी बहुत जोर से चिल्लाती हैं और चली जाती है, मतलब पुजारी की बॉडी को छोड़ देती है। इसके अगले दिन सब बातें कर रहे थे। पुजारी कहता है कि खजाना चोरी होने से देवी बहुत क्रोधित है। जिसने भी ये किया है चुपचाप सामने आओ और बताओ, देवी से माफी मांग लो। लेकिन वो सब चुप रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर इसके बाद वर्धा और शिवराम लेक के पास बैठकर बातें कर रहे थे। वर्धा दया की मौत के लिए अभी भी खुद को ही कोस रहा था कि वो दया पर चोरी का इल्जाम लगाया था, जिससे दुखी होकर वो फांसी लगा लिया। लेकिन शिवराम कहता है कि नहीं, उसकी मौत के लिए तू नहीं, वो खजाना जिम्मेदार है। मैंने कहानी में सुना है कि उस खजाने को छूने भर से ही लोग पागल हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। और तुझे ध्यान है, सबसे पहले दया ने खजाना छुआ था, इसलिए सबसे पहले वो पागल हुआ और परेशान होकर अपनी जान दे दिया। फिर इसके बाद रात में वो सब जंगल पर नजर रख रहे थे कि तभी वो देखे कि मंकी कैप पहने एक आदमी संदूक से खजाना निकाल रहा था। विट्ठल उसे पकड़ने गया तो वो उसको चाकू मार दिया। विट्ठल वहीं गिर गया। फिर वर्धा उसे लड़ने जाता है तो ये उसको भी चाकू मार दिया, वो भी घायल होकर पड़ गया। ये देख शिवराम बहुत डर गया और जान बचाकर भागने लगा, लेकिन इसी दौरान वो गड्ढे में गिर गया और पकड़ा गया। और फिर इस आदमी का फेस रिवील होता है तो ये अशोक ही निकलता है, और फिर वो शिवराम को भी चाकू मार देता है, जिसके अगले ही पल वो चीखता हुआ उठकर बैठ जाता है। असल में उसने एक डरावना सपना देखा था और अब उसे लगता है कि उसको भी खजाने का श्राप लग गया है, इसलिए उसको डरावने सपने आ रहे हैं, वो पागल होने वाला है। जिससे वो बहुत पैनिक करने लगता है और कहता है कि जाकर सबको बता दूंगा, अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। लेकिन वो लोग उसको रोक देते हैं। फिर वर्धा उसको समझाता है कि भाई डर मत, कुछ नहीं होगा, ये सब तेरा वहम है, होली आने वाली है, ध्यान अभी इस पर दे। बेदार वेशा की प्रतियोगिता हमें जीतनी है, दया का भी तो ये सपना था, तो ये प्रतियोगिता जीतकर हम उसका सपना जरूर पूरा करेंगे। फिर इसके बाद रात में वर्धा कंपटीशन में हिस्सा लेता है। पैरों में घुंघरू, लाल कपड़े, चेहरे पर डरावना सा मेकअप और मोर पंख लगा के नाचता है। बहुत लोग इस डांस को देखने आए थे। तभी भीड़ में वर्धा को दया दिखाई देता है और वो कहता है कि यार मेरी क्या गलती थी, और फिर चला जाता है। ये देख वर्धा डांस करते करते रुक जाता है। सब बोलते हैं क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? वर्धा कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा। वो लोग उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो क्विट करके चला जाता है। तो बाद में शिवराज उसे बहुत सुनाता है कि दया के लिए जीतने वाला था ना तू, हरवा दिया। वैसे भी अब हमारे नसीब में खुशी मनाना नहीं है, भूल जाओ सब, अब तो बस हमारी चिता जलेगी। जिस पर वर्धा भड़क जाता है कि साले जब देखो मनुष्य बातें करता रहता है, भाग यहाँ से। फिर विट्ठल उसे लेकर चला जाता है कि भाई इसे अकेला छोड़ दे। और अब सिर्फ वर्धा वहां अकेला खड़ा बीड़ी पी रहा था। और तभी उसकी नजर सामने एक बुरके वाली औरत पर पड़ती है। वो चाट खा रही थी और खाते हुए वो बुरका हटाई तो ये उसका चेहरा देख लिया। वो पुनिया थी, दया की जीएफ। ये सोचा कि पुनिया बुरके में क्या कर रही है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है, तो उसका पीछा करता है। तो देखा कि वो एक आदमी के पास जाती है और सोने का सिक्का निकालती है। वो उसे कैश करने आई थी। वर्धा तुरंत वो सिक्का उठा लिया, देखा कि ये तो उसी खजाने में से था। फिर ये पुणे से पूछता है कि तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो ये बताती है कि मुझे दया ने दिया था। अब ये बात वर्धा शिवराम और विट्ठल को भी बता देता है। मतलब इनको अब पता लग गया था कि खजाना दया नहीं चुराया था, और शायद किसी को इसका पता चल गया था और उसने फिर दया को मारकर खजाना चुरा लिया। अब ये लोग उससे पूछते हैं कि दया ने कॉइन कब दिया था और फिर क्या हुआ था। तब ये बताया कि असल में दया इसको शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन ये मना करती और बताई कि ये तो उससे प्यार ही नहीं करती। तो मतलब अब तक वो उसका काट रही थी बेचारे का, जिससे वो बहुत दुखी हो गया और जाने लगा। तभी एक आदमी आया, वो उसे अपने साथ ले गया। ये पूछते कि कौन था वो आदमी, तो ये बताया कि वो सरकारी आदमी नहीं है, मोटा सा बड़ी उम्र वाला। ये समझ गए कि गौड़ा की बात कर रही है। फिर ये तीनों तुरंत उसके ऑफिस गए, लेकिन यहाँ पता चला कि ऑफिस पर तो ताला लगा है। बाहर एक आदमी झाड़ू लगा रहा था। वो बताया साहब का तो ट्रांसफर हो गया, वो चले गए। ये और गुस्से में आ गए कि साले को छोड़ेंगे नहीं। रास्ते में उसकी जीप दिख गई। फिर ये उसका पीछा किए और फिर ओवरटेक करके उसको रोक दिए। फिर वर्धा उसको प्यार से गाड़ी से बाहर निकाला और दिया एक खींच के कि साले कांड करके भाग रहा था तू, क्यों मारा दया को तूने, बता। वो कहता कि भाई क्या बात कर रहे हो यार, अपने पूरे जीवन में मैंने कोई कीड़ा तक नहीं मारा, मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुने, कहता है कि यही मारा दया को और खजाना भी यही चुराया है, पकड़ लो इसको। अब इसका फैसला देवी करेंगी। फिर रात में एक और पूजा होती है जिसमें कि देवी का आह्वान किया जाता है और देवी उसी पुजारी के अंदर आ जाती है। और अब अशोक देवी के सामने कन्फेस कर देता है कि देवी हमें माफ कर दीजिए, हमने वो खजाना वहां से निकाला था, लेकिन फिर ये बाहर का आदमी ये उसको चुराया है। गौड़ा डर गया कि नहीं नहीं, मैंने नहीं किया कुछ। देवी कहती कि ये तुम्हारे लिए बाहरी होगा, लेकिन मेरे लिए सब मेरे बच्चे हैं। गौड़ा कहता कि माँ मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, आप तो सब जानती हैं।
मुझे इससे बचाइए और जिसने ये किया है उसे सामने लाइए। फिर देवी जोर से चिल्लाती हैं और भागने लगती हैं। फिर सारे उन्हें फॉलो करते हैं। देवी दौड़ते हुए पुजारी के घर की तरफ ही जा रही थी और वहीं पर रुक जाती हैं। फिर वो दरवाजे पर खड़ी होकर जोर से चिल्लाती है, मतलब कि मुजरिम यहीं पर है। और अब ये पता चलता है कि चोर पुजारी का ही बेटा था, वही जो कह रहा था कि मैं सब नहीं मानता, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे तो बम्बई जाना है। अब पकड़े जाने पर वो तुरंत पिताजी पिताजी करते हुए उनके पैरों में गिर गया। कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और फिर वो बेहोश हो गए, मतलब देवी उनकी बॉडी को छोड़ दी। फिर इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सब पुजारी के घर के बाहर खड़े थे। और अब सबके सामने पुजारी का बेटा बताता है कि वो उन लोगों को खजाना छुपाते हुए देख लिया था और यही बाद में खजाना चुरा लिया था। क्योंकि उसका कहना था कि वो पुजारी का बेटा है तो देवी उसे कुछ नहीं कहेंगी। रही बात दया की, तो उसे ये नहीं मारा। असल में दया की जीएफ इससे प्यार करती थी। इन दोनों का सीक्रेट अफेयर चल रहा था और जब दया को इसका पता चला तो उसे सहा नहीं गया और फांसी लगा लिया। पूरा गांव अपना अलग लगा हुआ था और ये दोनों खजाना चुरा कर बॉम्बे सेटल होने के चक्कर में थे। इस घटिया हरकत के लिए उसके पिता उसे जोर का झपड़ मारते हैं, मतलब बाहर का बोलकर ये सब गौड़ा पर इल्जाम लगा रहे थे और किया था अंदर वाले ने, खुद पुजारी का बेटा। खैर अब सच्चाई सबके सामने थी, जिससे गौड़ा बेकसूर साबित होता है। जाने से पहले वो वर्दा से मिलकर जाता है। ठीक है भाई, चलता हूँ। वर्दा कहता है कि सर हमें माफ कर दीजिएगा। गौड़ा कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, सब भगवान की लीला है। और फिर इसके बाद वो सब जीप में खजाना लोड करके जा रहे होते हैं, लेकिन पुजारी उन्हें मना करते हैं कि आप इसे गांव से बाहर नहीं ले जा पाएंगे, इस खजाने की रक्षा हमारी देवी करती हैं। लेकिन गौड़ा का सीनियर नहीं मानता, कहता है कि देखिए ये खजाना सरकार का है, देवी का डर दिखाकर आप हमें इसे ले जाने से नहीं रोक सकते। तभी अशोक कहता है कि सर ये मेरे पुरखों की विरासत है, उनकी निशानी के तौर पर मैं कुछ रख सकता हूँ। लेकिन वो मना कर देता कि नहीं, इस खजाने के एक एक सिक्के पर सरकार का हक है। फिर वो सारा खजाना लेकर चले गए। लेकिन वर्धा के पास वो बचा हुआ सिक्का था ना, वो निकालकर अशोक को देता है कि मालिक ये लीजिए, ये रही आपकी विरासत। जिससे कि उसका मालिक अशोक इतना खुश होता है, कहता है कि वर्धा अपनी बहन की शादी की तैयारी शुरू कर दो, मतलब शादी का खर्चा अब ये उठाएगा। दूसरी तरफ गौड़ा खजाने के साथ गांव से बाहर जा रहा था। वो बॉर्डर क्रॉसिंग करने वाला था कि तभी उसे घुंघरू की आवाज आती, जिससे गौड़ा डर जाता है। साइड में चाय की टपरी थी, फिर वो गाड़ी वहीं रुकवा देता है। सबको कहता है कि चलो चाय पी लेते हैं। फिर वो गाड़ी रोककर चाय पीने लगते हैं और इसी दौरान गौड़ा के पास एक पत्थर आकर गिरता है। ये पलटा तो क्या देखा कि वहां पर लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गई थी। तो ये सब भागे अपनी जान बचा के, और वो लैंड स्लाइडिंग इतनी खतरनाक थी, उनकी जीप वीप खजाना वगैरह सब उसमें चला गया, पता ही नहीं चला फिर कहाँ गया। तब इन्हें पुजारी की बात याद आती है कि सीमा के बाहर इस खजाने को नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि इसकी रक्षा देवी करती है। गौड़ा तो अब देवी के सामने हाथ जोड़ लेता कि जय हो देवी, और यहीं पर ये सीरीज दी एंड हो जाती है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है कॉपीराइट वाली, जैसे कि मैं अपने हिसाब से हैंडल कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना, तो वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।